हाँ डियर, तो हमने लास्ट टॉपिक तक शायद इफ़ेक्ट ऑफ द प्रेशर और पढ़ लिया था कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉलिड का लिक्विड में, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसका प्रेशर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल NaCl को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सॉलिबिलिटीज ऑफ गैस इन ए लिक्विड, ओके, तो ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। और हम यहाँ पे उन गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सॉलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे NaCl है, ओके, सॉरी अमोनिया है, जैसे NH3 है, अमोनिया वाटर में बहुत ज़्यादा सॉलेबल होती है, सबसे ज़्यादा सॉलेबल होती है। उसकी सॉलेबिलिटी जो है दैट इज़ 702 लीटर अमोनिया गैस 1 लीटर में डिजॉल्व हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से HCl गैस की भी सॉलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और HCl गैस जो है वो क्या कहते हैं आपका 500 के करीबन 500 1 लीटर वाटर में 500 लीटर HCl गैस डिजॉल्व हो जाएगी। क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस 80 लीटर जो है वो 1 लीटर में डिजॉल्व हो जाएगी। तो कुछ बहुत ज़्यादा सॉलेबल होती हैं, तो हम उन गैसेस की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और क्यों सॉलेबल होती हैं? क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं। ये है लिखा हुआ भी है यहाँ पे, मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली ए स्मॉल अमाउंट इन वाटर। हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात करेंगे। ओके, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वाटर में सॉलेबल होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलेबल होती है, लेकिन बहुत कम एक्सटेंट तक। वो अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें आप समझ जाएंगे। ओके, पेप्सी आप पीते ही होंगे, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते ही होंगे, तो सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड सॉलेबल होती है। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी में जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, लेकिन कितने एक्सटेंट तक होती है उस पर बात करनी है, और प्रेशर पे या टेम्परेचर पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सिग्निफिकेंस है ये, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, यहाँ पे यही बात कर रहा है कि ये HCl गैस, हाइड्रोजन गैस, ओके बेटा आपका, ऑन अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज़ हाईली सॉलेबल इन लिक्विड और वाटर ना बेटा। ओके, तो हम उन गैसेस की बात नहीं करेंगे। ओके, हम उन गैसेस की बात करेंगे जो नॉर्मली सॉलेबल हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पे जो है हेनरी एक साइंटिस्ट थे। हेनरी वाज फर्स्ट टू गिव अ quantitative relationship between the pressure and the solubility of gas in a solvent, which is known as Henry law. The law states that as a constant temperature constant होना चाहिए, याद रखिएगा, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid of the solution. very very important है गुड्डा, याद रखिएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो पानी में डिजॉल्व होती है, तालाबों में, नदियों में, ओके, ये डिपेंड करती है कि जो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पे कितना प्रेशर है, यही कह रहे हैं। द सॉलिबिलिटीज ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सोल्यूशन। डाल्टन एक और साइंटिस्ट थे, contemporary of Henry, also conclude independently that solubility of gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas. If we use the molar fraction of the gas in the solution as the measure of the solubility, then it can be said that the mole fraction of a gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. ये याद रखिएगा, कितना पार्शियल प्रेशर है उस गैस का सोल्यूशन के ऊपर। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज is proportion to mole fraction of the gas in the solution and is expressed by pressure is equal to pressure of a particular gas is equal to kh, जहाँ पे kh जो है वो हेनरी कांस्टेंट है और x जो है मोल फ्रैक्शन है। ओके, गॉट इट।
तो यहाँ पे के एच की जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसके ऊपर भी IIT और नीट में क्वेश्चंस आ रखे हैं कि के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी कम होगी। ओके, गॉट इट। ये कहता है के एच इज अ हेनरी लॉ कांस्टेंट इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन दैट वी वुड गेट ए प्लॉट ऑफ दिस टाइप। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 500 फिर 1000 है, ओके, पर टॉर, और मोल फ्रैक्शन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर लाइन आएगी, ओके, विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फॉर द सॉलिबिलिटी ऑफ HCl गैस इन साइक्लोहेक्सेन। अभी आप कहेंगे सर आपने HCl की बात की थी, हमने HCl की बात की थी वाटर में वो हाईली सॉलेबल होती है 500 के करीबन। 1 लीटर वाटर में 500 लीटर HCl गैस करीबन डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट, गैस और सॉल्वेंट की भी आपको यहाँ पे देखना होगा, साइक्लोहेक्सेन है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच, और जो लाइन है ये के एच को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे फिर एक टेबल दे रखा है, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर भी बात है, जैसे हीलियम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 293 केल्विन टेम्परेचर पर के एच की वैल्यू 144.97 है। हाइड्रोजन की जो है वो 69 है। तो हाइड्रोजन जो है वो लार्जली सॉलेबल है इन कंपेरिजन टू हीलियम। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना कम सॉलेबल होगा, ये याद रखिएगा। नाइट्रोजन की जो है 76 आती है, ऑक्सीजन की जो है 34 आ रही है, ओके, गॉट इट। और 303 पे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, साथ साथ दे रखा है आपको समझाने के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, गैसेस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अभी इसका एक लाइव एग्जांपल दे दूंगा। जैसे आप पेप्सी है, 2 पेप्सी लाइए बाज़ार से खरीद के, कोई सी भी लाइए, पेप्सी लाइए, कोक लाइए, थम्सअप लाइए, कोई सा भी लाइए, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल लाइए, एक बाहर रख दीजिए और एक फ्रिज में रख दीजिए, फिर दोनों को पीजिए बारी बारी, आप देखिएगा किस में ज़्यादा मज़ा आता है, ओके। जिसका टेम्परेचर कम होगा उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। चिल्ड मांगते हैं, बाहर रखी हुई में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कम होगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओके, गॉट इट। और ये जो केन है दे रखा है, किलो बार में दे रखा है, ये किलो बार है गुड्डा, ये याद रखिएगा बेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.67 है। मीथेन हाईली सॉलेबल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रखा है IIT में, ओके, मैंने करा रखा है उस पर सॉलिबिलिटीज पे, और अगर यही टेबल दे दें तो आप बता दीजिए फॉर्मेल्डिहाइड जो HCHO है, मीथेन है, विनाइल क्लोराइड है, कि कौन ज़्यादा सॉलेबल है इन तीनों गैसेज में से। तो फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, ओके, उसका जो सॉलिबिलिटी के एच दे रखा है 1.83 × 10⁻⁵। तो ये सबसे ज़्यादा सॉलेबल होगा, ओके, गॉट इट। ये लिखा हुआ भी है। इसकी जो सॉलिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और या सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, जो मैंने आपको पेप्सी का एग्जांपल दिया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये पेपर में आता है आपके यहाँ, कि वाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपेयर टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें रिवर्स का और ओशन का टेम्परेचर जो है उस पर बहुत कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए रिवर का टेम्परेचर इंक्रीज हो। जो थर्मल पावर प्लांट से अदर प्लांट से जो है हीट डायरेक्टली गर्म पानी जो है नदियों में छोड़ देते हैं, उससे एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि सॉलिबिलिटी जो ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इट इज़ ड्यू टू द रीजन, खैर क्वेश्चन का आंसर है, इट इज़ ड्यू टू द रीजन दैट aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water, क्योंकि solubility of gas decrease with increase in temperature। और एग्जांपल ये दे दीजिएगा ऑक्सीजन का 293 पे 34.86 किलो बार है, और
30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दैट इज 303 केल्विन पर ये 46.82 किलो बार है। तो एग्जांपल दे दीजिएगा प्लीज़। ओके, इसके एप्लीकेशन में सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल है जो पेपर में आता है। ओके, और ये स्क्रू ड्राइवर हैं। ओके बेटा, आपका हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे वहाँ पे सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन द ब्लड। व्हेन द ड्राइवर कम टुवर्ड द surface, the pressure gradually decrease. This release the dissolved gases and led to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blood capillaries and create a medical condition known as band. बहुत बुरी कंडीशन होती है, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस ऑफ लाइफ। तो एक और क्वेश्चन आता है जो पेपर में आ सकता है, ये कंपटीशन में भी आ सकता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्क्यूब ड्राइवर जो हैं, जो सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, उसमें कितना कितना कंसंट्रेशन होता है। ओके, आज की डेट में जो कंसंट्रेशन होता है हीलियम 11.7%, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है और ये इजीली जो है टिश्यू से स्केप कर सकती है और कोई दिक्कत नहीं होगी। और नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन जो है वो 32.1% होती है। ओके, और इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब आप हाई टेम्परेचर पे जाते हैं, क्योंकि पास प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा तो सॉलिबिलिटी जो है वो ब्लड में भी कम हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उनको दिक्कत होती है। ओके, लिखा भाई, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियर सिस्टम ऑफ ए कंडीशन नोन एज एंजाइटी। ओके, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर लिखा हुआ भी है कि solubility of gas in liquid decrease with rise in temperature. When dissolved, the gas molecules are present in the liquid phase, and the process of dissolution can be considered similar to the condensation, and heat is evolved in this process. We have learned in the last section that dissolution process involving dynamic equilibrium and thus must follow Lee-Charles principle. As dissolution of exothermic process, the solubility should decrease with increase in temperature. Okay, got it. और जो मेरा सबसे पहला वाला सवाल है वो यहीं पे, ये अभी हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल दिस वन। नाउ वेपर प्रेशर। ओके, तो पहले मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसी जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन तो यहीं के हैं एग्जांपल्स के, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ओके, तो दोनों का पहले मोलर मास निकालेंगे। अगर मास है, मोलर मास ऑफ द इन्हें 20% बाय मास, तो C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो क्या है बेटा आपका, कितना परसेंट है, 20% है बाय मास। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो है 62 ग्राम पर मोल्स होता है। एक मोल का जो वेट है 62 ग्राम्स होता है। तो हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो वेट को आप सीधा सा ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 मोल में होते हैं जो है 62 ग्राम, तो 62 ग्राम में होते हैं 1 मोल्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जहाँ मैंने बोला था कि मोल कंसेप्ट आना चाहिए, तो कि मैं लिख के बता देता हूँ पहले। 62 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1/62 यूनिटरी मेथड है सीधा। और कितने ग्राम में, 20 ग्राम में कितने होंगे, डैट इज द थिंग्स 1/62 इंटू 20, ये मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे दिस वन। ओके, तो 62 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल्स होता है। 1 ग्राम में कितने होंगे, कम होंगे, कम के लिए डिवाइड करते हैं। और 20 ग्राम में कितने होंगे, तो ये मोलर मास भी आप निकाल सकते हैं। तो
आपका C2H6O2 का आया 0.322। इसी तरह से वाटर का निकाल सकते हैं। वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है H2, तो 2 × 1 + 16, ओके, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो वाटर के 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम, तो 80 ग्राम में कितने मोल्स हैं, क्योंकि 20% जो बाय मास जो है वो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो डैट द थिंग्स। तो वाटर कितना होगा, 80 ग्राम होगा, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वो Na जो हम फार्मूला पढ़ के आए थे, Na/Na + Nb, तो डैट इज Na की वैल्यू कितनी आई थी 0.322 अपॉन 0 Na + Nb, तो दोनों को सम करेंगे और डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 0.068। सिमिलरली वाटर का निकाल सकते हैं। ओके, गॉट इट। अगला क्वेश्चन था मोलैरिटी पे था, RITY क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन, 450 ml सोल्यूशन। तो पहले 5 ग्राम NaOH दे रखा है, तो NaOH का जो मोलर मास होता है वो उन्होंने दे रखा होता है, वैसे नहीं है तो आप निकाल सकते हैं NaOH का, तो Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ओके, ये 16 है। ओके, और ये डैट इज द थिंग्स, ये कितना 17 और ये 40 आ जाता है, ये 40 आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि 40 ग्राम में कितना मोल्स होता है, 1 मोल्स होता है, और 1 ग्राम में कितना मोल्स होगा, 1/40 मोल्स होगा, और 5 ग्राम जो है वो 5 ग्राम को अगर हम मोल्स में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 5/40। ओके, 5/40 मोल्स आ गया। गॉट इट, समझ गए। तो ये हमने NaOH के मोल्स निकाले। फिर वॉल्यूम दे रखा है कि सिंपल सी, मैं तो आपको यूनिटी मेथड की बात करूँगा, अगर आप यहाँ पे भी करें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कि मोलैरिटी क्या है। ओके, व्हाट इज द RITY मोलैरिटी है क्या, कि 1 लीटर वाटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो हमारा हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 450 ml में कितना डिजॉल्व है, 5/40 मोल्स डिजॉल्व है। तो एक में कितना होगा, एक में कम होगा, तो काम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, 5/40 × 450, और 1000 ml में निकालना है। 1000 मतलब 1 लीटर में कितना है, हमें तो सिर्फ इतना सा निकालना है। तो 1/40 × 450 × 1000, दिस वन। तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि 450 ml में कितना है, 5/40 मोल्स हैं, तो 1 मिलीलीटर में कितना होगा, कम होगा, काम के लिए डिवाइड करते हैं, और 1000 मिलीलीटर में, क्योंकि मोलैरिटी है क्या कि 1 लीटर में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। ओके, दैट इज द थिंग्स, वही न्यूमेरिकल है, यही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिवाइड कर दिया था ये 5/40 को 0.125 मोल्स हैं, तो मोलैरिटी आ गई, बहुत ईजी है। ओके, अब निकालते हैं मोलैरिटी LITY, डैट इज जहाँ पे मास लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा आपका, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमें 1 kg बेंजीन में कितनी मोलैरिटी आएगी अगर सिर्फ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड 75 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व है। तो हमें पहले इथेनोइक एसिड को मोल्स में कन्वर्ट करना है, और आप जानते हैं इथेनोइक एसिड का जो मोलर मास आता है वो 60 आता है। ओके, तो हमें पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 2.5 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड कितने मोल्स के बराबर आ जाएगा, 0.04
17 मोल्स के, क्योंकि हम 2.5 ग्राम को 60 ग्राम से डिवाइड कर देंगे। ये ग्राम्स में है, ये मोल्स में आ गया, नंबर ऑफ़ मोल्स में। डैट इज इतने, आप जानते हैं कि एक मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो मास ऑफ द बेंजीन वो अलग है, मेरा तरीका अलग है, मैं ये वाला तरीका नहीं करूँगा। तो हमारा सिंपल सा है कि हमारे पास कितने मोल्स आए, हमारे पास कितने मोल्स आए, यस। तो हम लिखेंगे क्या है कि 75 ग्राम में, 75 ग्राम बेंजीन में कितना मोल्स डिजॉल्व है, 0.0417 मोल्स। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 0.0417 डिवाइडेड बाय 75, डिवाइडेड बाय 75, ये मोल्स आ गए। ओके, 1 ग्राम में कितना है, और 1 ग्राम बेंजीन में कितना है, और हमें तो कितने में चाहिए, 1000 ग्राम में चाहिए ना। 1000 ग्राम में कितना होगा, ओके, तो कितना आ जाएगा, 0.0417 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 1000, सिंपल मोल्स। ये तो ये मोलैरिटी आ जाएगी। सिंपल से सवाल है कि 75 ग्राम में इतना मोल्स डिजॉल्व है, 1 ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम में कितना होगा, जो ऑलरेडी डिजॉल्व है, सिर्फ 1000 ग्राम में निकालना होता है। वही आपका देखो आ गया ना, 0.0417 मोल्स 75 ग्राम में डिजॉल्व थे इंटू 1000 इतने में कीजिए। ओके, गॉट इट। आइए जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन पे भी बात कर लेते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है नहीं तो कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ऑफ 22 ग्राम इफ़ द बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, डैट इज बेंजीन जो है वो 22 ग्राम है। ओके, तो टोटल जो मेरे पास वेट आया, कितना ग्राम आया, सॉल्यूशन का वेट कितना आया, क्योंकि हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो टोटल मास कितना आ जाएगा सॉल्यूशन का, बेंजीन है और क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो बेंजीन का मास प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास, टोटल मास आ गया 144 ग्राम। अब मास परसेंटेज निकालना है, तो डैट इज क्या है कि बेंजीन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास जो 122 दे रखा है अपॉन 144 इंटू 100। ओके, कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, अच्छा मैंने की नहीं थी, तब अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। 22 और डिवाइडेड बाय 144, इसका अंदाजा आंसर आ जाएगा 50, दैट इज आई थिंक 15.27। ओके, अगला भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाय 144, तो ये 84 आ गया ना, 84.72, 84.72। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। ओके, 30% बाय मास सॉल्यूशन है, वो जो बेंजीन है वो 30% बाय मास है, और CCl4 जो है वो 70% बाय मास होगा। ओके, तो दे रखा है बेटा कि टोटल मास जो है, लेफ्ट टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो मास ऑफ द बेंजीन 13 ग्राम आ गया, मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम हो गया, मोलर मास ऑफ द बेंजीन 78 ग्राम पर मोल्स होता है, मतलब एक मोल का मास, बेंजीन के एक मोल का मास 78 ग्राम होता है। क्यों, क्योंकि 6 कार्बन के हैं और 6 हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और कार्बन का 12 होता है, तो डैट इज़ 78 ग्राम पर मोल्स बेंजीन का मोलर मास आ गया। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन के 12 हैं और क्लोरीन के 4 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास जो आता है 35.5 आता है। अल्टीमेटली इसका कितना आ गया, 154 आ गया।
ओके, तो मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मतलब 30 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं बेंजीन के, तो ये मोल्स आ गए किसके, बेंजीन के। ओके, और ऐसे ही किसके आगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के आगे ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्योंकि ये 30 ग्राम था तो इसको 78 उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड था तो उसको 70 ग्राम था, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब Na है, अब अगर बेंजीन का निकालना है तो Na ले लेंगे वो, तो क्या आ जाएगा, तो Na अपॉन Na प्लस NB, तो बेंजीन है कितना आया था बेंजीन का 0.385 प्लस 0.385 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास, टोटल मोलर मास इतना आ गया, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया। यही आपको आंसर निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यही निकालना था ना, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब RITY से मतलब कि वॉल्यूम लेना है और लीटर में लेना है कि 1 लीटर में कितना सोल्यूट डिजॉल्व है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, तो 30 ग्राम ऑफ ओके कोबाल्ट नाइट्रेट, दैट मीन्स CO कोबाल्ट है, कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे 4.3 लीटर दे दिया, तो 1 लीटर में कितना डिजॉल्व है वो निकालना है। ओके, पहले 30 ग्राम्स का मोलर वेट निकाल लेते हैं क्या होता है। तो कोबाल्ट का जो वेट है, जो एटॉमिक मास आता है वो 58.93 है, मोलर मास निकाल लेते हैं। और आपका नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का आपको जानते हैं 16 होता है, और 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर इस सब को पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि NO3 जो है वो 2 है, जो रेडिकल है NO नाइट्रेट जो रेडिकल है वो 2 है। ओके, गॉट इट, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कराना है, प्लस 6H2 है, तो H2 का 18 होता है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ गया हमारे पास 291 ग्राम पर मोल्स, जो ये सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है कोबाल्ट का। सिंपल 298 मैंने आप ही की तरह लिखा था कि आपको समझ में 291 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में कितना होगा और 30 ग्राम में कितना होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। जैसे कैलकुलेटर से डिवाइड किया था, आप वैसे डिवाइड करने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एक एक सवाल को कई बार कीजिए तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 103 मोल्स आ गया, तो सिर्फ 103 मोल्स है। अब इसे मोलैरिटी निकालनी है, तो अगर आप देखें इस सवाल को समझें तो 0.103 मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, हाइड्रेट ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्ट जो है वो 4.3 लीटर में डिसॉल्व है, तो 1 लीटर में कितना होगा, तो सिंपल से लिखो। ओके, तो मोलैरिटी मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ पे तो 1 लीटर में है, वो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते होंगे ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम किसे कहते हैं, कि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड स्पीड, तो सेम है। तो ये 4.3 से डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर के अगेंस्ट आ जाएगा, तो इसकी जो मोलैरिटी आ गई सोल्यूशन की कितनी आ गई 0.024। ओके, बहुत ईजी सा है। अगला सवाल है इसका कि 30 ml ऑफ 0.5 मोल H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ओके, तो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी दे रखी है कि 30 ml में 30 ml H2SO4 जो एसिड है उसमें एसिड की जो मोलैरिटी है 0.5 मोल्स है, मतलब 0.5 मोल्स जो है वहाँ पे 1 लीटर में डिजॉल्व है, तो 30 लीटर में कितने मोल्स होंगे, तो पहले तो ये निकाल लेंगे और फिर 500 में कितने होंगे। ओके, गॉट इट। तो सेम इसका एक और फार्मूला होता है M1V1 = M2V2। तो हमारे पास 0.5 मोलैरिटी दे रखी थी और वॉल्यूम दे रखा था 30 ml, और M2 निकालना है अगर 500 ml है, नहीं है तो आप वैसे भी करके निकाल सकते हैं कि 30 ml में इतनी मोलैरिटी है। ओके, तो मोलैरिटी दे रखी थी 1 मोल्स में कितने हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ओके, डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट थिंग्स। नाउ अगला सवाल है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2।
required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. ओके, मास निकालना है यूरिया, कितना मास चाहिए होगा. ओके, गॉट इट. और आपका जो है मोलर एक्वस सोल्यूशन बनाना है. ओके, तो इसका मतलब है कि मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि 0.25 मोल्स, 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब है 0.25 मोल्स यूरिया इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर. तो यूरिया का मास निकाल लेते हैं. मोलर मास, यूरिया का मोलर मास भी 60 ग्राम पर मोल्स होता है और 0.25 मोल्स है तो कितना होगा, 15 ग्राम आ गया. तो मास ऑफ द यूरिया जो है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. ओके, तो 15 ग्राम जो है वो डिजॉल्व है इसमें. नाउ टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन निकालते हैं कि 1000 ग्राम तो वाटर है और 15 ग्राम यूरिया है. तो टोटल मास आ गया कितना, 1015 ग्राम या 1.015 kg. ओके, तो हमें निकालना था कि 2.5 kg में कितना यूरिया डिजॉल्व होगा और उसकी मोलारिटी दे रखी थी LITY, मतलब मास के अगेंस्ट है. तो आपका हमारा सीधा यूनिटी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं. तो 1.01 kg ऑफ सोल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया. तो 1 kg में कितना होगा, डिवाइड कर दिया, कम होगा. और 2.5 kg में कितना होगा, क्योंकि हमें 2.5 kg चाहिए मिश्रण में, खेत में डालना है जब भी जहाँ पे भी है. तो उसमें जो है 2.5 kg जो आपका एक्वस सोल्यूशन है और जिसकी मोलारिटी जो है 0.25 है, तो उसके लिए हमें कितना चाहिए होगा, 36.95 ग्राम यूरिया हमें डिजॉल्व करना पड़ेगा. 36.95 ग्राम यूरिया हमें 2.5 kg वाटर में मिक्स करना होगा. तो हमारे पास ये पर्टिकुलर मोलारिटी आ जाएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट, ये भी NCERT का ही है. कैलकुलेट मोलारिटी LITY RITY. मोलारिटी का मतलब वॉल्यूम के अगेंस्ट, मास के अगेंस्ट और मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ़ डेंसिटी. ये डेंसिटी वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इफ़ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सोल्यूशन ऑफ KI इज 1.202 ग्राम पर ml. ओके, तो हमारे पास गिवन है 20% मास बाय मास एक्वस सोल्यूशन और डेंसिटी दे रखी है. तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ओके, क्योंकि डेंसिटी का जो यूनिट था वो कितना दे रखा था, 1.202 ग्राम पर ml. तो ये डेंसिटी दे रखी थी ml के पे, तो हम 100 ml में कितना डिजॉल्व है, 100 ग्राम में कितना डिजॉल्व है. ओके, उसका वॉल्यूम कितना है वो निकाल लेंगे. तो 100 ग्राम मास ले लिया, वॉल्यूम हमें निकालना है जिसकी डेंसिटी 1.202 है. फार्मूला था मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमें आ गया, क्योंकि हमें मोलारिटी निकालनी है और RITY भी निकालना है. तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आ गया 83.19 ml. ये वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आया. ओके, चलिए तो पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं. और ये आ भी रखा है, ये वाला क्वेश्चन जो है, यही वाला क्वेश्चन जो NCERT के, ये वाला दिस वन, ये NCERT के 2.5 क्वेश्चंस ये 2019 में आ रखा है IIT में. मोलारिटी वाला एक ही पार्ट दिया था इन्होंने. ओके, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, LITY. LITY का मतलब वेट ऑफ द सॉल्वेंट. तो मोल ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000. ओके, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ KI अपॉन मोलर मास ऑफ KI. ये ज़रा जल्दी में था, मुझे न्यूमेरिकल करना था, नहीं तो मैं डिटेल में करता, क्योंकि मोलर मास चाहिए था हमें. मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द KI चाहिए था. तो KI का, पोटेशियम आयोडाइड का जो मोलिकुलर मास आता है वो 166 आता है.
तो 20 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो 20/166 किया, ये 20/160 ये मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आया। गुडा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ द KI आया। ओके, गॉट इट। और हमें जो है पीछे न्यूमेरिकल में दे रखा था, गिवन था डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास। 20% मास बाय मास का मतलब क्या है कि अगर 20% जो है वो KI है तो 80 ग्राम जो है वो वाटर होगा। तो हमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं तो 80 ग्राम वाटर हो गया इनटू दिस वन। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 ग्राम में इतने मोल्स डिजॉल्व था तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम में कितना होगा। तो इसकी जो मोलैरिटी आई कितना है 1.5 स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द कैलकुलेशन। तो आप इसको भी आप अलग से कर सकते हैं, अलग से लिख के कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आएगा एट दैट टाइम अगर 20 डिवाइडेड बाय 166 है तो इसका रिज़ल्ट आ रहा था 0.120। ओके, आप सिर्फ 0.120 ही ले सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे आप 0.12 भी लिख सकते थे, 0.12 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। तो ये मोलैरिटी आती, बहुत ही सा था, कुछ नहीं है। ओके, गॉट इट। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मोलर मास ऑफ द KI कैसे निकाला था। 39 जो है पोटेशियम का होता है और 127 जो है वो आयोडीन का होता है 166। और मोलर मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द सोल्यूशन माइनस, क्योंकि मास ऑफ द वाटर निकालता मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन मास ऑफ KI, दैट मीन्स 100 ग्राम मास है बाय मास ऑफ द सोल्यूशन दे रखा था 100 - 20, इसलिए ये आईटी आया था, ये लिखा था। अब मोलैरिटी निकालनी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट वही 20/166, आप 0.12 भी ले सकते हैं इसकी जगह। ओके, और वॉल्यूम आया था, हमने पीछे वॉल्यूम निकाला था, ये पहले वॉल्यूम ही निकाला था, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। तो ये वॉल्यूम आ गया 83.19। ओके, गॉट इट। तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, मतलब 1000 मिलीलीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है सोल्यूट का। तो ये 1.44 m आया। ओके, एक से ज़्यादा मोल्स डिजॉल्व हैं इसमें। अब आता है कि मोल फ्रैक्शन निकालना था। थर्ड सवाल था मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI तो पानी का निकाल लेते हैं। 80 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, तो 80 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 18 ग्राम में 1 मोल्स होते हैं, तो 80 ग्राम में कितने होंगे 4.44। तो अब सिंपल सा है कि हमारे पास मोलर मास हमने ऑलरेडी देखी, जो अभी आप निकाल कर आए थे, मोलर मास ऑफ द KI 0.12 मोल्स। ओके, तो Na की वैल्यू रखी 0.120, Na 0.120 प्लस वाटर NB नंबर ऑफ मोल्स आ गए 4.44। सम करेंगे, सम आया इसका 4.56। तो 0.120 को 4.56 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया KI का कितना 0.0263। ओके, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT के नहीं है, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कुछ IIT के क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सम। ओके, ये कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ़ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है वो 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर है। मोलर मास दे रखा है, थैंक्स कि कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो मोलर मास H2SO4 का 98 होता है। जब आप न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे ना तो ये सारी वैल्यू आपको आराम से रट जाएंगे। ओके, तो 9.8% वेट बाय वेट सोल्यूशन का मतलब होता है कि 9.8 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो 9.8 ग्राम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और बाकी जो है वो वाटर है। ओके, तो पहले मास निकाल लेते हैं। मास दे रखा है ओके 80 ग्राम, तो वॉल्यूम भी आ जाएगा हमारे पास, दे रखा था ना गुदा, ये मास बाय मास है ना, ये मास वेट बाय वेट, तो ये मास दे रखा है 100 ग्राम। तो मास है तो इसका
सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो निकाल लेते हैं, तो आपको फार्मूला आता ही है। ओके, तो मास ऑफ द H2SO4 9.8 ग्राम, मास ऑफ द वाटर 90.2, आगे घटा के लिख दो आप। और मोलर मास ऑफ द H2SO4 भी हमने निकाल लिया, दैट इज़ 0.1 मोल। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया, जिसका वेट जो है वो 100 ग्राम आ रहा था, उसका वॉल्यूम आया 98.04। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। मास कितना है उसका 100 ग्राम, आया कितना, वॉल्यूम कितना है 98.04। तो मोलैरिटी निकाल देते हैं। RITY में वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो 0.01 आया था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 1000। ओके, कितना आ गया, इसे राउंड ऑफ करके 1.02 लिख सकते हैं। ओके, अगेन एक और क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ताकि आपको हर चीज़ जो है मोलैरिटी और वो हर न्यूमेरिकल जो है अच्छे से याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुडा। कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट, व्हाट विल बी द मोलैरिटी। मतलब मोलैरिटी निकालनी है, LITY निकालना है, मतलब मास के, सॉल्वेंट के मास के अगेंस्ट कितना सोल्यूट डिजॉल्व है वो निकालना है। और मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज दे रखा है 180 ग्राम पर मोल्स। ग्लूकोज का वेट होता है, 1 मोल का वेट होता है। 10% बाय वेट का मतलब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 100 ग्राम सोल्यूशन में। 100 ग्राम अगर मास ऑफ द सोल्यूशन 100 ग्राम है तो ग्लूकोज का मास 10 ग्राम है, और वाटर का मास जो है वो 90 ग्राम है। ओके, अभी एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। चलिए अभी मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज कितना आ गया, क्योंकि 10 ग्राम है और उसका मोलर मास होता है 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज में 1 मोल्स होते हैं, तो 10 ग्राम में कितने होंगे, तो 0.055 मोल्स आ गए। फिर मोलैरिटी, LITY, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। डैट मीन्स 1000 ग्राम वाटर में कितना ग्लूकोज प्रेजेंट होगा बाय मोल्स। अगर आप ये मोल्स आ गए, ओके, इसकी मोलैरिटी आ गई, तो आप इसे उसमें भी निकाल। तो 0.05 मोल जो है वो किस में है, 90 ग्राम में। 1000 ग्राम में कितने होंगे, तो 0.61 मोल्स होंगे। ओके, 1000 ग्राम में। गॉट इट, समझ गए, गुड। अगला क्वेश्चंस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गुडा। क्या है बेटा आपका, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑफ ए लेक इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर एंड 1 kg ऑफ लेक वाटर कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na सोडियम आयन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन इन द लेक वाटर। गुडा ये क्वेश्चन भी आ रखा है IIT में। कब आ रखा है मैंने सन देखा नहीं, मैं आपको अगर किसी और वीडियो में होगा तो मैं इसे बता दूंगा, नहीं तो मार्क करके दे दूंगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ लेक लैंड, क्योंकि उसमें लेक में सॉल्ट डिजॉल्व है और इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है, तो आपको दिमाग में बिल्कुल ये रखना चाहिए कि जो प्योर वाटर होता है, ओके, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है वाटर की। बट यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1.25। क्यों, क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए, तो Na आयन की जो उन्होंने दे रखा है 92 ग्राम ऑफ Na आयन, कैलकुलेट द मोलैरिटी RITY, दैट इज वॉल्यूम के अगेंस्ट निकालना है, इन द लेक वाटर। और सोडियम का मोलर मास दे रखा है 23 ग्राम पर मोल्स होता है। तो डेंसिटी दे रखी है, ओके, और मास हम निकाल सकते हैं कैसे। मास ऑफ द लेक जो है 1000 ग्राम है और 92 ग्राम जो है उसमें, क्योंकि दे रखे ये 92 ग्राम सोडियम। 1 kg ऑफ लेक वाटर कंटेन 92 ग्राम ऑफ
सोडियम आयन। तो ये मास ऑफ द लेक वाटर आ गया 1000 ग्राम पानी है, उसमें 92 ग्राम सोडियम आयन डिजॉल्व है, टोटल मास आ गया 1092 ग्राम। और यहीं पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस इतना ही, बाकी तो आपको आता है। तो मास तो वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। ओके, RITY वॉल्यूम के अगेंस्ट निकालना है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम आ गया कितना, 873.60 मिलीलीटर। इसको एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए, वो क्या है कि 873.6 ml वाटर का वेट 1000 ग्राम होगा, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, नॉर्मल पानी का जो 1000 ml जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, डैट मीन्स 1 kg के बराबर होता है। ओके, गॉट इट। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं कितने मोल्स है, क्योंकि वो 92 ग्राम बोल रहा था, 92 ग्राम सोडियम आयन। तो 92 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, क्योंकि 23 ग्राम में 1 मोल्स होता है, तो 93 में कितने होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए 4 मोल्स आ गए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000, यही सा सवाल है यहाँ पे आके। तो बस यहीं पे है इंपॉर्टेंट की पॉइंट, यहीं पे है और कैलकुलेशन है। तो 4/873.60 इंटू 1000। मैं 2 चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो, क्योंकि आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे ICSE हो चाहे CBSE हो, और अगर आप IIT और नीट भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप CUT दे रहे हैं, ओके, उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन और आंसर थोड़े दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, और आपको मिल जाएंगे पेपर्स में, तो वहाँ पे आपकी स्पीड बन जाती है। ओके, तो इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको मज़ा आएगा। अगला, सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास आपको रट चुका होगा अब कि 180 ग्राम में 1 मोल्स होते हैं। इन वाटर इज लिबरेट एट 10% बाय मास। व्हाट विल बी द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन 1.2 ग्राम दे रखी है। ओके, चलिए, तो मास ऑफ द सोल्यूशन 100 ग्राम है, ग्लूकोज 10 ग्राम है, मास ऑफ द वाटर 90 ग्राम है, ये ऑलरेडी थोड़ा सा सवाल पहले कर चुके थे। डेंसिटी जो है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है। तो 100 ग्राम मास है, डेंसिटी 1.2 है, तो वॉल्यूम आ गया, देखिए अगर बराबर में ही था यहाँ पे है 83, क्योंकि डेंसिटी थी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, और यहाँ पे डेंसिटी थी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो वॉल्यूम आया था 873.6 ml पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में। डेंसिटी कितनी थी, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम कितना आया था, 873.60। यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम कितना है, 83.33 मिलीलीटर। ओके, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम दे रखा है, तो 0.055, ये पहले भी किया था हमने सवाल न्यूमेरिकल्स। ओके, तो मोलैरिटी आ गई 90 ग्राम बाय मास है, क्योंकि मोलैरिटी में मास ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं। मास ऑफ द सॉल्वेंट वो केजी में है, ग्राम में है, यहाँ पे ग्राम। ओके, ये इतने मोल्स आ गया, ये मोलैरिटी आ गई। और मोलैरिटी ये वॉल्यूम लेना है, दैट इज 0.66 मोल्स, क्योंकि दोनों में अंतर है। देखो ये हमेशा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे मास लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम है। ओके, अगला सवाल, 6.9 मोल solution of KOH in water contain 30% by mass of KOH. Calculate the density of the KOH solution. Molar mass of KOH is 56 ग्राम पर मोल्स दे रखा है। तो सबसे पहले जो भैया मास निकाल लेते हैं कितना है। ओके बेटा, आपका तो कितना दे रखा है, 6.90 मोल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स डिजॉल्व हैं। तो 6.9 मोल्स डिजॉल्व हैं, दे रखा है ना, 6.90 मोलैरिटी। तो 6.90 को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कि 56 ग्राम में 1 मोल्स होता है, तो 6.9 ग्राम में कितने मोल्स होंगे।
तो नंबर ऑफ ग्राम आ जाएगा 6.9 मोल्स में कितने ग्राम होंगे, तो उसमें हमारे पास 1 लीटर वाटर में 386 प्लस 386.4 ग्राम KOH डिजॉल्व है। ओके, नाउ 30% बाय मास है, तो अगर मास ऑफ द सोल्यूशन 100 ग्राम है तो KOH का मास 30 ग्राम है, तो 30 ग्राम KOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम जो है वो कम का कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो कितना, इतने ग्राम। ओके, ये मोलारिटी बनानी थी ना बेटा, तो 386.4 ग्राम KOH जो है वो अगर हमें डिजॉल्व करना है तो कितना करना होगा। ओके, तो कितना ग्राम सॉल्यूशन बनेगा, तो 1288 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। ओके भैया, समझ गए। चलिए अगले सवाल पर करते हैं। तो हमें डेंसिटी निकालनी थी इसकी, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो डेंसिटी इजिकल टू क्या होता है, मास इजिकल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास आ गया हमारे पास 1288 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मास। और आपका क्या है कि वॉल्यूम कितना है, 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर है ना। तो मास आया था, ये मास निकाल लिया था, क्योंकि 30 ग्राम बाय मास, ये जो क्वेश्चन में देखा था 30 ग्राम बाय मास, 30 ग्राम बाय मास ऑफ KOH सोल्यूशन। तो हमने 30 ग्राम ऑफ KOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा, और 386.4 ग्राम KOH का जो सॉल्यूशन का मास होगा वो कितना होगा। तो सॉल्यूशन का मास आ गया था। ओके, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम 1000 है, डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी कितनी आ गई 1.288 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ज़रा यहाँ पे भी देख लीजिए, वॉल्यूम कितना है 1000 है, बट मास कितना है 1288 है। ओके, ये सवाल आपको बहुत अभी जो हम ऑलरेडी करके आए थे, एक जगह पढ़ के आए थे। ओके, इथाइलिन ग्लूकोज का पढ़ के आया था ना, ये एंटी फ्रीज सोल्यूशन होता है, तो उसी पे क्वेश्चन है। जो मैंने बोला था NCERT के थ्रू ले लेते हैं और फिर उसे मार्क कर देते हैं कि हमने NCERT के थ्रू क्वेश्चन दिया है, तो यही क्वेश्चन है। एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन glycol and 20 gram of water. Calculate the molarity of the solution. If the density of the solution is 1.072 gram per milliliter, what will be the molarity of the solution? Molar mass of the ethylene glycol जो है वो कितना है 62 ग्राम पर मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, कितने ग्राम डिजॉल्व है, 222.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डिजॉल्व है। तो ग्लाइकोल की जो है, इथाइलिन ग्लाइकोल की जो 1 मोल का मास है 62 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ओके, और मोलारिटी निकाल सकते हैं, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास दे रखा था 200 ग्राम, तो 200 ग्राम वाटर में इतना सोल्यूट डिजॉल्व है, तो उसकी मोलारिटी आ गई कितना 70.95। नाउ अब हमें निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो मास हमें दे रखा है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। तो मास कितना आ गया, देखो ग्लाइकोल कितना था 2.6 ग्राम, वाटर कितना था 200, टोटल कितना हो गया 422.6 ग्राम हो गया। डेंसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखा है, तो मोलारिटी भी आ जाएगी। सवाल पढ़ने में मुश्किल लगता है लेकिन होता नहीं है। वॉल्यूम आ गया 394.22, अब निकाल दो मोलारिटी। तो क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
इंटू 1000, क्योंकि 1000 मिलीलीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है। सिंपल, कितने डिजॉल्व हैं? 9.11 मोल्स डिजॉल्व हैं। ओके, गॉट इट। तो अगर हमें 1 लीटर वाटर का सोल्यूशन बनाना हो, सोल्यूशन अगर 1 लीटर बनाना हो, तो नंबर ऑफ मोल जो हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने होंगे? 9.11 मोल्स होंगे। अगर आप इसे मास में कन्वर्ट करें, बाय मास कितना होगा? कभी कभी कैलकुलेट भी इधर से, हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 9.11 इंटू इसका मोलर मास कितना दे रखा था? मोलर मास कितना दे रखा था? 62. ओके, इंटू 62 कीजिए, कितना आ गया? 564.82 ग्राम जो है हमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाना पड़ेगा, और बाकी वाटर। ओके, वाटर कितना मिलाना पड़ेगा? -1000 वाटर माइनस आ रहा है, उसे मत देखना, मैंने उसे 1000 से कितना होगा? 435.8 ग्राम बाई ग्राम। ओके, 1000 में तो इथाइलिन ग्लाइकोल ज़्यादा होगा, एंटी फ्रीज बनाना है तो। ठीक है बेटा। ना अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट will be required to neutralize 100 ml of HCl solution containing 3.65 gram of HCl. Molar mass of Na2CO3 दे रखे 106 ग्राम पर मोल्स। तो कितना हमें चाहिए होगा? Na2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, किसके कितने चाहिए होंगे। तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट जो है वो हमारे पास 10 ग्राम दे रखा है बाय वेट अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो कितना आ गया बेटा मेरे पास? 0.094 आ गया। और HCl का भी दे रखा है, HCl सोल्यूशन जो है HCl का वेट दे रखा है। ओके, और कितना है बेटा आपका दे रखा है? HCl सोल्यूशन कंटेन 3.65 ग्राम ऑफ HCl। तो इसके भी मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो 0.5 मोल्स है HCl। तो HN जो है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, HN है जो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, तो HN जो है वो 0.1 मोल है। ओके, तो कितना चाहिए होगा? मोलैरिटी निकालते हैं। इसकी मोलैरिटी कितनी है सोल्यूशन में? इसकी तो 0.1 मोल आ गई। ओके, इसकी निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा बेटा आपका मोलैरिटी? मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज मोल्स ऑफ Na2CO3, और कितने में बाय वॉल्यूम दे रखा था? व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10% ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि वेट था Na2CO3 का वेट था 10 ग्राम और वॉल्यूम था 100 वॉल्यूम था 100 ml। ओके, तो 100 ml वॉल्यूम है, 100 ml वॉल्यूम में 10 ग्राम Na2CO3 डिजॉल्व था। Na2CO3 10 ग्राम जो डिजॉल्व था उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स में है 0.094, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन कर ली थी 10/106, क्योंकि इसका मोलर मास Na2CO3 का मोलर मास 106 ग्राम आता है। ओके, तो इसकी मोलैरिटी आ गई तो 0.094, तो ये करीबन 1 के आसपास ही है, लेकिन कैलकुलेशन में कितना चाहिए होगा? दैट इज द थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे भी मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी ऑफ HCl सोल्यूशन कितना है? 0.1 मोल्स है, 100 ग्राम में दे रखा था, 100 ग्राम दे रखा था, गुड़ा देख लो, 100 ml। ओके, गॉट इट। तो 100 ml सोल्यूशन में तो इसका कितना आ गया बेटा आपका मोलैरिटी? इसकी 1 आ गई और उसकी 0.94 आई थी। नाउ M1V1 अपॉन N1। N1 का मतलब जो है, क्योंकि सोडियम के जो है कितने आयंस हैं यहाँ पे? 2 आयंस हैं, और HCl का 1 आयन है, तो इसको बैलेंस करना होता है ना, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे N1 जो है वो कितना है बेटा आपका? इसका 1 मॉलिक्यूल्स है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी, तो दैट इज द थिंग, यहाँ पे 2 आया। ये M1V1 अपॉन N1 Na2CO3 का, M2V2 अपॉन N2 HCl का। यहाँ पे N जो है 1 है,